नमस्कार दोस्तों। हम लोग मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग पर चर्चा कर रहे हैं। कहानी का सारांश प्रस्तुत किया जा चुका है। आज हम लोग उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूँ, जिससे आप उनकी सहायता ले सकते हैं। लिखना आपको अपने ढंग से है, और जब भी लिखेंगे तो यशोधर बाबू की पत्नी और यशोधर बाबू दोनों की तुलना करते हुए लिखेंगे। पहला बिंदु है, बच्चों की खुशियों में सम्मिलित होने के लिए वे हर हाल में तैयार हैं, जबकि यशोधर बाबू बच्चों से अच्छे संस्कार की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा बिंदु, चाहे उनके पति उन पर टिप्पणी करते हैं, उनके पति यानी यशोधर बाबू, फिर भी वे अपनी धुन में रहती हैं, जबकि यशोधर बाबू को वैसी आधुनिकता बिल्कुल पसंद नहीं जिसमें भारतीय संस्कार न हो। उन पर किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की छाया नहीं पड़ी, जैसे कि यशोधर बाबू पर किशनदा की पड़ी है, जबकि यशोधर बाबू किशनदा की छाया से कभी मुक्त ही नहीं हो सके। अगला बिंदु, अतीत में संयुक्त परिवार में रहते हुए उनसे जिस व्यवहार की अपेक्षा की गई थी वह उनके लिए असहनीय हो गई थी, जिसके प्रति विद्रोह भाव भी उनके व्यवहार में परिवर्तन का कारण बना। वे सिद्धांतवादी नहीं थी, जबकि यशोधर बाबू के हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई सिद्धांत था। कई बार बच्चों की खुशी के कारण, कई बार नहीं अक्सर आप कहें, बच्चों के खुशी के कारण संयुक्त परिवार के संस्कारों को ताक पर रखने से भी गुरेज नहीं करती। आधुनिकता उनके लिए निरर्थक नहीं है, जबकि यशोधर बाबू अंध आधुनिकता के बिल्कुल खिलाफ। अगला प्रश्न, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? तो एक बार तो किशनदा की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और किसी जाति भाई से पूछा था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो जवाब दिया जो हुआ होगा। तो उस समय सोचते हैं कि अगर किशनदा के बच्चे होते तो इस तरह का जवाब नहीं मिलता। तो उस समय वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि बाल बच्चों का होना एक अच्छी बात है सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा बिंदु है, परिवार से मिली उपेक्षा के कारण भी वे जो हुआ होगा वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। और आखिर में जो पहले बिंदु में बताया गया उसके ठीक विपरीत भी निर्णय आता है। आखिर में वे इस सोच को बदलने को मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे होंगे तो जो हुआ होगा जैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि यह कि हर एक व्यक्ति की मृत्यु इसी जो हुआ होगा के कारण होती है। उसके पीछे जो हुआ होगा, किसी को नहीं पता कि किसकी मृत्यु कैसे हो जाए। तीसरा है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध है, तो वे कब कब करते हैं, उनमें से कुछ खास बिंदुओं या कुछ खास अवसरों के बारे में यहाँ पर आपके समक्ष इसे नोट कर दिया गया है। सारे अवसर नहीं, कुछ खास। नए छोकरे चड्ढा का पहनावा, ऑफिस में काम करने वाला नया लड़का है, उसका पहनावा अजीब है, उसके बारे में वे टिप्पणी करते हैं कि यह समहाउ इम्प्रॉपर। बोलते नहीं लेकिन सोचते हैं। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग की पार्टी की मांग करने पर वे भी इसे समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। रुपए दे देते हैं लेकिन उस पार्टी में सम्मिलित नहीं होते। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलना, किसी तरह से बीए किया हुआ लेकिन प्राइवेट संस्था की ओर से उसे अच्छे खासे यानी लगभग 1,500 रुपये यहाँ बताया गया। 1,500 रुपये आज के हिसाब से देखा जा हो सकता है 1.5 लाख रुपए हो। पुत्र द्वारा कमाए गए वेतन को पिता को न देना और अपना समझना। पिता की ये इच्छा थी कि कमा रहा है, ठीक है अपने ढंग से करे, लेकिन कम से कम एक बार पूछ तो दे कि पिताजी ये पैसे हैं इनका क्या करूं, या कुछ नहीं करे तो एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दे।
तो उस स्थिति में भी वे कहते हैं ये समहाउ इम्प्रॉपर व्यवहार। बेटी का आधुनिक पहनावा, पत्नी का भी आधुनिक पहनावा, इस पर भी आप कहें क्या क्या करती है। पत्नी की लिपस्टिक, बाल में हिजाब लगाना, ऊंची हील की सैंडल पहनना, बगैर बाल का ब्लाउज पहनना, इन सारी चीजों को वे समहाउ इम्प्रॉपर बोलते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी हो रही है, उसके बारे में भी वे कहते हैं ये समहाउ इम्प्रॉपर। छोटे साले गिरीश के ओछेपन का व्यवहार, वो उसके बारे में भी वे यही वाक्यांश उपयोग करते हैं। और जब केक काटने के बाद इसको ये पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण मानते हैं, तो इसको भी वे समहाउ इम्प्रॉपर कहते हैं। इस समहाउ इम्प्रॉपर के पीछे उद्देश्य क्या है कि कहीं गलत है, ये सही नहीं, ये इस परिस्थिति के साथ इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न पे आते हैं। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन इसके उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं ये व्यक्तिगत आपकी अपनी राय होगी। तो किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं जिसने आपके जीवन में छोटे छोटे लेकिन कई सकारात्मक परिवर्तन किए। आपके माँ बाप का आप उदाहरण, अपने माता पिता का उदाहरण दे सकते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति का भी दे सकते हैं, या कोई एक बड़ा परिवर्तन हो जिसके सामने ये छोटे छोटे परिवर्तन भी बौने साबित हो जाए, तो उसको भी आप तरजीह दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी। 5वां प्रश्न, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं? तो आपने परिवार की संरचना, परिवार में क्या स्थिति है, क्या बदलाव हो रहे हैं, ये आपके अपने अनुभव होंगे, और इस कहानी में क्या क्या होता है इनकी बात करते हैं, कहाँ कहाँ ऐसे सामंजस्य। तो देखें, यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं, पर उनकी कोई नहीं सुनता। अक्सर आप घर में एक ऐसे व्यक्ति को जरूर देख लेंगे। वे पीढ़ीगत अंतर, जनरेशन गैप को समझ नहीं पाते कि बेटे बेटियों की माँ बाप या दादा दादी से इस तरह की थोड़ा बहुत कहासुनी हो जाती है जनरेशन गैप के कारण। वे समझ नहीं पाते या प्रयास करके भी असफल रहते। परिवार के अन्य सदस्य विकास की दौड़ में आगे तो हैं, पर वे अंधाधुंध और सिद्धांतहीन रास्ते पर चल रहे हैं। ये यशोधर बाबू के नजरिए से, क्योंकि उनके घर में देखिए जितने पुत्र हैं या पुत्री है उनकी, वे अच्छी उपलब्धि, समाज में अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी, लेकिन सिद्धांत उनमें नहीं देखा जा सकता। संयुक्त परिवार के आदर्श टूट फूट रहे हैं, जिसका मूल कारण स्वार्थ। आपने ध्यान दिया होगा कि यशोधर बाबू के जीजा जनार्दन, वे उनकी सहायता करना चाहते हैं, वे बीमार हैं, सहायता करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले इसके लिए राजी नहीं। स्वयं के विकास के लिए परिवार के इस्तेमाल की घृणित परंपरा का प्रारंभ याद कीजिए। वह समय जब इनका बड़ा पुत्र अपने साहब को पार्टी में बुला रहा होता है, और उस परिस्थिति को भी याद कीजिए कि जब वो कहता है कि अब्बा आप भी गजब करते हैं, इस दिन भी, यानी सिल्वर वेडिंग की पार्टी के दिन भी आपको 8:30 बजे आ रहे हैं, मेरे बॉस आपका इंतजार करते करते चले गए। तो बॉस यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और पूरी पार्टी का आयोजन बस इस वजह से हो रहा होता है वहाँ पर कि बॉस की नजर आ जाए, किसी तरह से उनके गुड बुक में आ जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। कुछ
इसमें एक दो जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, उस पर ध्यान न दीजिएगा, रस्म पे ध्यान दें। तो ये जो तीनों बातें ये इस कहानी में है। हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ीगत अंतर यानी जनरेशन गैप, और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। लेकिन मूल में क्या है इस कहानी में, आप देखेंगे तीनों बातें हैं, लेकिन मूल में क्या है? मूल संवेदना पीढ़ियों का अंतराल है, पर अन्य दोनों बिंदु की कहानी में व्याप्त है। किस तरह से? आप देखें, जब वे अपने रिश्तेदारों की, यशोधर बाबू अपने रिश्तेदारों की सहायता करना चाहते हैं तो घर वाले नहीं मानते। वे बुला रहे होते हैं अपने गांव के लोगों को कुछ खास अवसरों पर, तब भी घर वाले नहीं मानते। जिस तरह से किशनदा रामायण या रामलीला के पाठ करने वाले कलाकारों के लिए अपना एक कमरा खाली करके दे दिए, वही परंपरा निभा रहे थे यशोधर बाबू, लेकिन घर वाले इस बात से खुश नहीं होते हैं। इसी तरह से अन्य लोगों की सहायता के लिए जब यशोधर बाबू लगते हैं तो घर वालों को लगता है कि यह पैसे की बेवजह की बर्बादी है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, कई जगह पहनावा पे जो टिप्पणी की गई है समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू के द्वारा, तो ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। देखिए, सिल्वर वेडिंग वाली चीज अपने यहाँ थी नहीं, जो इस तरह का कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ है नहीं, या केक काटने की परंपरा, ये पूरी तरह से पाश्चात्य है। लेकिन फिर भी मूल संवेदना क्या है? पीढ़ियों का अंतराल। शुरू से लेकर आखिर तक आप देखेंगे तो पीढ़ियों का अंतराल या जनरेशन गैप की बात की गई है, और हर जगह, एक पत्नी को छोड़ दीजिए तो जहां भी इस तरह का अंतर आप देखेंगे वो जनरेशन गैप का ही अंतर है। 7वां प्रश्न, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? देखिए, कौन कौन से बदलाव है ये आपको अन्य अपनी ओर से सोच लीजिए। कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको समझ जाए कि इसी रास्ते पर चल रहा है। पहला, संयुक्त परिवार के सिद्धांतों का टूटना। आप पूरी कहानी में ये चीज देख ही रहे हैं। एकल परिवार की नई संरचना, यात्रा के तेज साधन, ये सभी कहीं न कहीं सुविधाजनक हैं। संयुक्त परिवार के सिद्धांत का टूटना यानी जो दूर के रिश्तेदार हैं उनकी भी सहायता करना, ये संयुक्त परिवार के सिद्धांत रहे। लेकिन आज के समय कोई बात नहीं, बस अपनी सहायता कर लो, वही बड़ी बात। एकल परिवार की नई संरचना है, ये भी सुविधाजनक तो है, आधुनिक भी है, लेकिन बुजुर्गों को पसंद नहीं आएगी। यात्रा के तेज साधन, ये सबसे अगर इस पर चर्चा की जाए तो एक अलग से अध्याय हो जाएगा। लेकिन आप देखें, यात्रा के जो तेज साधन है ये बुजुर्गों के लिए हानिकारक है, बच्चों के लिए भी, और हैं तो सभी के लिए, लेकिन बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो ये सबसे ज्यादा घातक है इस तरह की चीज। नए नए यंत्रों और गैजेट्स का विकास, बुजुर्ग ये सुविधाजनक यंत्रों से या तो पीछे हो चुके हैं या तो उनके साथ तालमेल बैठा नहीं पाते। शिक्षा की पाश्चात्य प्रणाली, यहाँ भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आप जो भी बिंदु रखना चाहें रख लीजिएगा। तो इसके कारण क्या है? इस कारण सीधी सी बात है कि वे अपने आप को इनके साथ जोड़ नहीं पाते, बुजुर्ग अपने आप को इन परिवर्तनों के साथ जोड़ नहीं पाते, इसी कारण वे अच्छे नहीं लगते। 8वां और आखिरी प्रश्न, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप किसके समर्थन में है? अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया
उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को का अपनाना उचित है। पहला और तीसरा तो सही नहीं है और दूसरा वाला बिंदु कुछ कुछ हद तक सही। क्यों? यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व किस तरह का कि वे पुराने के साथ चलना चाहते हैं और नए को भी अपनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी नया खींचता है लेकिन पुराना नहीं छोड़ सकते। याद कीजिए, वे किशनदा की बात को कहते हैं कि आना सब कुछ चाहिए लेकिन अपनी मत भूल जाओ। तो वे इसी सिद्धांत के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन वे आज के समय सफल नहीं हो पाते। इसीलिए कहा गया है सहानुभूति के साथ देखने की आवश्यकता है। इस पे आप अपने भी विचार डालिएगा क्योंकि आप ही के विचार पूछे गए। तो इस तरह से इसके प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। फिर से कहूँगा कि ये सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे आपको दिया गया है। आप अपने विचारों को और कहानी के अध्ययन के बाद कुछ और तथ्य आते हैं उनको भी आप इसमें जोड़िएगा अवश्य। तो आप सभी का धन्यवाद।